बजट 2025 आ चुका है। उधर अमेरिका में ट्रम्प साहब की ताजपोशी हो चुकी है। जितना गदर मचाना था उन्होंने गदर मचा के अब थोड़ा न्यूट्रलाइज होने शुरू हो गए। फिनेंस मिनिस्टर ने मिडिल क्लास के लिए एक लॉटरी टाइप का बोनाजा दिया जो उम्मीदों से बेहतर थी। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी चल रही है। 0.25 बेसिस पॉइंट का रेट कट जो फाइनली बहुत दिनों से पेंडिंग था ये भी शुरू हो गया है। जस्ट एन इंडिकेशन दैट गोइंग फॉरवर्ड योर एफडी रेट्स विल बी curtailed. Obviously that's the sign of a growing economy. You cannot sustain high interest rates when you have to grow. सो इन तमाम चीज़ों में हमारे लिए क्या मैसेज है, जो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज में जो हमने पहले रणनीति बनाई थी अपनी, क्या वो ठीक जा रही है या कुछ हमें फंड्स में ट्विकिंग करना, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करना आगे अगले 3 सालों के हिसाब से करना ज़रूरी है। इन्हीं बातों पे ये वीडियो आज का बना रहा हूँ। थोड़ा लेट ज़रूर हूँ क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी होती है अपने क्लाइंट्स जिन्होंने हमें अपने लाइफ टाइम के सेविंग्स दिए हैं, रिटायर्ड पोर्टफोलियो हम मैनेज करते हैं, उनके साथ मिलना, बातचीत करना, उन पोर्टफोलियोज को चेक करना, जो भी स्टेप्स लेने हैं उनको लेना, और फिर मैं अपने इस एजुकेटिव प्लेटफॉर्म पे आता हूँ जस्ट टू रिमेन इन टच विथ पीपल एट लार्ज। सो आइए शुरू करते हैं। 10 मिनट का वीडियो हार्ड स्टॉप डालेंगे 10th मिनट में, जो बातें बच जाएगी वो आगे करेंगे। वीडियो का उद्देश्य है अपने पोर्टफोलियो को समझना। हमें जर्नलिस्ट नहीं बना, हमें स्कॉलर नहीं बना, हमें PhD नहीं करनी इकोनॉमी पे, हमें तो अपने पैसों का ठीक ठाक बंदोबस्त करना है। तो इसी उद्देश्य से ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले बजट को डिकोड कर लेते हैं। अब देखिए बजट में जो मिडिल क्लास के लिए जो बोनाजा आया है कि 12 लाख रुपए तक आपसे कोई टैक्स ही नहीं लिया जाएगा, ये उम्मीदों से थोड़ा बढ़ के तो ज़रूर है, मगर देखा जाए तो इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। जो हमारी अर्बन कंजम्पशन है, अर्बन या रूरल कंजम्पशन जिसको मिला के GDP का 62% होता है, 62%। कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया, जो आप GDP इज डिफाइंड बाय वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। अब जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उनकी खपत होना चाहिए, कंजम्पशन होना चाहिए। So that consumption forms 62% of the GDP. That was 8.2% a year before and that dropped down to 5.4%. सीधा 50% गिर गया था। कंजम्पशन जब गिर जाएगा तो कितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है आपके दुकान में, फैक्ट्री में माल बने पड़े हैं, सड़ रहे हैं, आपके पास प्रॉफिट नहीं आ रहा है, कॉर्पोरेट अर्निंग ड्रॉप डाउन होना चालू हो जाएगी। सो गवर्नमेंट हैज़ टू कम with measures to boost this consumption and that is why 1.1 trillion rupees का बोनाजा गवर्नमेंट ने इस बार दिया है, जो आपको टैक्स छूट के रूप में मिला है। अब ये 1.1 ट्रिलियन या 11 लाख करोड़ अपने आप में एक फिगर है, मगर जो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट आने वाला है वो इससे भी मल्टीपल टाइम्स। आप देखिए, जब कंजम्पशन के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, तो जब आपके पास कुछ पैसे ज़्यादा बचत होंगे तो आप 2 चीज़ें करेंगे। FMCG डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, स्टेपल, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये सारे सेक्टर्स इंटर रिलेटेड हो जाते हैं। कैसे भाई, आपके पास मान लीजिए लाख रुपए की लॉटरी लग गई और ये हर साल लगने वाली है। अब इन पैसों का क्या करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि आपने सुबह टूथपेस्ट किया है तो चलो दोपहर में भी कर लेंगे, शाम में भी कर लेंगे, रात में भी कर लेंगे। नहा लिया है शैम्पू साबुन से, उसको 2-3 बार नहा लेंगे। खाने की 4 रोटी की बजाय 18 रोटी खा लेंगे, सरकार ने पैसे दिए। सो ये कुछ भी आप नहीं करेंगे, मगर हो सकता है आप अपने मोबाइल को अपग्रेड करें, आप अपने गाड़ी का मॉडल अपग्रेड करें, आप ट्रैवल टूरिज्म जो 3 दिनों के लिए आप टूर पे जा रहे थे उसको 5 दिनों का कर लें, जो डोमेस्टिक टूर है उसको इंटरनेशनल टूर में बदल दें। सो अब ये सब करने का असर बहुत सारे सेक्टर्स पे पड़ेगा। उसी में आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर आ गया, टेलीकॉम आ गया, बैंकिंग एंड फाइनेंस आ गया, एनर्जी सेक्टर। जब हमने ICICI एनर्जी NFO लिया था, लगातार एनर्जी इंडेक्स डाउन था, 18% एनर्जी इंडेक्स गिरा। उस फंड की गिरावट हालांकि 8-9% ही रही, मगर उसमें अब रिकवरी के साइंस आ गए। तो अब शायद हमारे क्लाइंट्स को ये समझ आने लगा कि जैसे
शतरंज में आपको 3-4 चाल पहले सोचना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको घटना होने के बाद अपने पोर्टफोलियो की रिबैलेंसिंग करना और घटना होने के पहले एक आकलन लगाना, इन दोनों में फ़र्क है। इसके लिए तजुर्बा चाहिए, इसके लिए अनुभव चाहिए। अगर कंजम्पशन डाउन है तो कंजम्पशन डाउन के लिए सरकार को बैलेंस करना ही पड़ेगा बजट में, और कोई चारा नहीं है। सो इतनी भी बड़ी चीज़ें नहीं है, ऐसा होना था। हाँ, थोड़ा जरूर सरकार ने दिल खोला है, और दिल इसलिए खोला है, ये इस बात का प्रूफ भी है कि हमारी इकोनॉमी की दशा और दिशा काफ़ी सुदृढ़ है, काफ़ी मजबूत है। डेट टू जीडीपी रेशियो का टारगेट अभी 50% रखा गया है। डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है? आपकी इकोनॉमी के ऊपर जितना कर्जा है और जो आपकी जीडीपी है, जो आप गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन दोनों के रेशियो को डेट टू जीडीपी कहा जाता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये रेशियो अगर डिनोमिनेटर में क्या है, जीडीपी, तो जीडीपी जितना बड़ा होगा, कर्जा जितना कम होगा, उतना ये रेशियो कम रहेगा, और जितना ये रेशियो कम रहेगा उतना ही फायदा एक इकोनॉमी को किसी अनप्रेसिडेंटेड इवेंट जैसे कोरोना का महामारी का आया था, इससे उबरने में इतनी फास्ट वो इकोनॉमी उबर जाएगी। अगर आप कॉम्परेटिव एनालिसिस करना चाहें तो आपको बताएं, इस दुनिया की सबसे सशक्त इकोनॉमी अमेरिका है। अमेरिका 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और उसके ऊपर कर्जा 36 ट्रिलियन का है। इसका मतलब 135% का कर्जा है। 135% डेट टू जीडीपी रेशियो का मतलब होता है उनके जो सालाना ब्याज पेमेंट जा रहे हैं वो उनके डिफेंस बजट तक को क्रॉस कर चुके हैं। और आपको पता होगा कि अमेरिका का डिफेंस बजट इस दुनिया में सारे देशों से सबसे ज़्यादा है। तो अगर डिफेंस बजट से ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट आ गया है तो उस इकोनॉमी की फिस्कल डेफिसिट की क्या हालत होगी। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है क्या आप खर्च कर रहे हो, क्या इनकम कर रहे हैं। तो सरकार का इनकम टैक्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, और जो खर्चा है वो रोड पे, रेल पे, नेटवर्क पे, वो आपके चारों तरफ है। तो अगर सरकार के पास फिस्कल डेफिसिट का कवरेज नहीं है, वो एक तो इकोनॉमी इतनी सुदृढ़ नहीं है कि आप बोल्ड मेजर्स ले सकें। हमारे यहाँ अगर 1.1 ट्रिलियन रुपीस का मुनाजा दिया गया है तो ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं दे आर गोइंग रोबस्ट। आज तक हम लोगों ने ये सोचा कि 29 ईयर्स मीडियन एज पॉपुलेशन है। We are the largest economy, we are the fastest growing economy, and to sustain the pace and scale of the growth, your demographic dividend works out very better. आपकी 29 साल की मीडियन एज यंग पॉपुलेशन है, मगर उसको अगर रोजगार नहीं दिया, काम पे नहीं लगाया, तो ये बून की जगह पे एक कर्ज भी हो सकता है। तो अब इसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को कोई डायरेक्ट शॉक्स तो नहीं दिए हैं, मगर इनडायरेक्ट कंजम्पशन का फायदा उन्हें ज़रूर होने वाला है। डिमांड क्रिएट होगी, उससे उनको सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, जो नौजवान लोग हैं उनको रोजगार देना पड़ेगा, तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही यूटिलाइजेशन होगा। सरकार ने एमएसएमईज का जो क्रेडिट कवर रेशियो है उसको 5 करोड़ से 10 करोड़ बढ़ाने का फैसला लिया है। और सबसे ज़्यादा अहम बात, जो जन विश्वास के नाम से जो रेगुलेशन आया था कि डीरेगुलराइज करेंगे ये लाइसेंस राज में जहां एमएसएमई सेक्टर फल फूल नहीं पाता, उसको और ज़्यादा कम किया जाएगा, सरल बनाया जाएगा। ये काफ़ी अच्छा कदम है। संतुलन बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रा स्पेंडिंग जो गवर्नमेंट कर रही थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज हैं, उसको मुनाजा देना, और इंफ्रा जो आपने चारों तरफ देख रहे हैं, रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, इसको सरकार ने कम कहीं भी नहीं किया है भाई। 11 लाख करोड़ रुपए अब लास्ट ईयर बजट में डाला गया था, उसमें से खर्च आप सिर्फ 92% कर पाए। 10 लाख करोड़ खर्च हुए। तो इस बार सरकार ने वो 10 लाख करोड़ के खर्चे के अगेंस्ट में उसको फिर से 11 लाख करोड़ किया। तो बजट के हिसाब से तो पैरेलल रखा गया, मगर एक्चुअली दिस इज परसेंटेज इंक्रीज, और इसको थोड़ा प्रैग्मेटिक वे में किया गया है ताकि प्रैक्टिकल वे में स्टेट्स को टैक्स फ्री लोन्स की सुविधाएं रिटेन की गई है, उसमें भी 1.5 ट्रिलियन पैसे डाले गए हैं, सो दैट जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको बढ़ावा दिया जाए और ये लोकल लेवल पे भी संभव हो, सब कुछ सेंट्रल लेवल पे ना हो।
अगर कुल मिला के देखा जाए तो जो मेरे क्लाइंट्स हैं, नर्चरिंग वेल्थ के क्लाइंट्स हैं, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में देखेंगे तो हमने शायद 6-7 महीना पहले से अपने पोर्टफोलियो की रिबैलेंसिंग का काम करना शुरू कर दिया था। कई बार आपके जहन में ये बात आती है कि 86,000 का पीक लेवल है सेंसेक्स का, तो उस समय क्यों नहीं हमने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। हमने तो उसके 6 महीने पहले कर लिया, उस समय कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले एक बात बता दूं, आप सेंसेक्स और निफ्टी को ट्रैक करना छोड़ दीजिए। आपके पैसे पड़े हैं बैंकिंग में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, आप फार्मा सेक्टर में पड़े हैं, और आप सेंसेक्स और निफ्टी विल ऑलवेज नॉट बी ए गुड इंडिकेटर फॉर योर परफॉर्मेंस ट्रैकिंग और योर एक्शन स्टेप्स। आपको अपने फंड का जो बेंचमार्क है उसको पकड़ना पड़ेगा। हमने साथ स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स के या पीएसयू, डिफेंस, रेलवेज में हमने भी पिछले 3 सालों में बहुत अच्छा पैसा कमाया, और ये सेक्टर जब पीक आउट हो गए तो हमने उनसे एग्जिट करना ग्रेजुअली शुरू कर दिया। और जो सेक्टर्स जो फ्यूचर की थीम्स थे, एनर्जी आपके फंड में पड़ा हुआ है, आईसीआईसीआई एनर्जी फंड, कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटी, एचएसबीसी कंजम्पशन, एक्सिस कंजम्पशन, एसबीआई ऑटोमोबाइल, ये सब हमने खरीदना 7-8 महीने पहले से शुरू कर दिया था। हालांकि हम इसकी मार भी झेल रहे थे क्योंकि ये स्टॉक्स नीचे जा रहे थे, इनका इंडेक्स नीचे जा रहा था। आज इस बजट के बाद सबको पता है कि यही सारे फ्यूचर थीम्स है और इनको खरीदना चाहिए। मगर जब तक आपको समझ आता है, उसके पहले अगर आपने ये कदम उठा लिया, यू गेट अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। दैट एक्जैक्टली वी डिड। आज आपके पोर्टफोलियो में यही सारे फंड्स हैं ऑन सेक्टोरल लेवल, और बचे हुए हमने मल्टी एसेट के थीम्स रखे हुए हैं, मल्टी एसेट एलोकेशन, जिसमें आपको जो गोल्ड में बढ़ोतरी हो रही है उसका डायरेक्ट फायदा भी मिल रहा है और इक्विटी की बढ़ोतरी का भी फायदा मिल रहा है। समय हो चुका है, 10 मिनट हो चुके हैं। बने रहेंगे, बातचीत जारी रखेंगे। 1-to-1 अगर आप मुझसे बात करना चाहें, हालांकि मैं हर 6 महीने पे अपने हर क्लाइंट से एक बार फेस टू फेस मिलता हूँ। हम सही ट्रैक पे हैं या नहीं उसकी मुआयना करता हूँ। मगर फिर भी अगर आप छूट जाए या आप हमारे क्लाइंट नहीं हैं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो का एक रीबैलेंसिंग, न्यूट्रल, बाइस्ड, अनबाइस्ड व्यू लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए नंबरों पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।